Please like, share, subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 पार्ट 2। तो प्रीवियसली हमने देखा था चैप्टर 5 पार्ट 1 में कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स, कॉमन प्रॉब्लम्स जो सीएनसी मशीन में आते हैं, वो 5 तरीके के प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 5 के पार्ट 1 में। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको पहले देखें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक चैप्टर 5 का, डेली मेंटेनेंस ऑफ सीएनसी मशीन। यानी सीएनसी मशीन में डेली मेंटेनेंस की क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे किया जाता है मेंटेनेंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे फॉल्ट डायग्नोसिस टूल्स, क्योंकि हमने फॉल्ट देख लिया कि ये प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन उस फॉल्ट को डायग्नोज कैसे करें, उसको पता कैसे लगाएं, कौन कौन से मेथड होते हैं और कैसे निवारण करें, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट वन इज डेली मेंटेनेंस ऑफ सीएनसी मशीन। जो आज का टॉपिक है दैट इज डेली मेंटेनेंस ऑफ सीएनसी मशीन। तो डेली मेंटेनेंस हम देखेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ती है। मेंटेनेंस का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, तो यानी कि उसका हम देखभाल करते हैं। डेली कैसे देखेंगे, तो प्रॉपर वर्किंग ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट्स, वर्कर को यानी ऑपरेटर को, सीएनसी मशीन के ऑपरेटर को ये ध्यान में रखना होगा कि जो उसका लुब्रिकेशन सिस्टम है, यानी कि उसका शीतलन जो निकाय है, वो आपका कूलिंग कह सकते हैं, कूलिंग एंड लुब्रिकेशन। तो उसमें कूलिंग एंड लुब्रिकेशन जो सिस्टम होता है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि उस पर जो हम द्रव्य डालते हैं ताकि उसका टेम्परेचर ना बढ़े, तो वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको हम देखेंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एंड सप्लाई ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं मशीन के, उसको हाँ उसका इन्वेस्टिगेट करेंगे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट हैं मशीन के लिए, ज़रूरत के लिए, और उसकी हम सप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद चेक करेंगे हम और भी, और रन द अनलोड मशीन इफ़ नॉट इन यूज़ फ्रॉम द लॉन्ग टाइम। जैसे मान लीजिए आपके पास मशीन रखी हुई है, आपने परचेज़ करके रखी हुई है और वो बहुत लंबे समय से चल नहीं रही है, ठीक, उस पर काम नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम अनलोड यानी कि बिना लोड लगाए ही उसको बीच बीच में हमें चालू करते रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारी मशीन बैठ जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए कोई भी मशीन होती है स्टूडेंट्स, आइदर सीएनसी मशीन या कोई भी मशीन, उसको अगर लंबे समय से यूज़ में नहीं है तो उसको हम अनलोड कंडीशन में ही रन कराना चाहिए। उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ द स्टोरेज बैटरी टाइम टू टाइम, यानी कि समय समय पे हमें क्या करना चाहिए, बैटरी जो स्टोरेज बैटरी होती है उसको हमें चेंज करते रहना चाहिए, रिप्लेस करते रहना चाहिए। चेकिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द सीएनसी मशीन, यानी कि हमें ये डेली मेंटेनेंस में ये आता है कि हमें जो सीएनसी मशीन की एक्यूरेसी है, यथार्थता बोलते हैं उसको हमें चेक करते रहना चाहिए और उसको एडजस्ट करते रहना चाहिए अगर एक्यूरेट हमारा प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है तो ये डेली मेंटेनेंस का पार्ट होता है। होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स, डेली मेंटेनेंस के बाद हम देखेंगे फॉल्ट डायग्नोसिस एनालिसिस, यानी कि फॉल्ट हम कैसे पता करें, कौन कौन से उसके टूल होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं सीएनसी मशीन में, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला तरीका होता है, मेथड होता है, वो आपका होता है इंट्यूसिव डायग्नोस्टिक्स। इंट्यूसिव डायग्नोस्टिक का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, यानी कि हिंदी में बोले कि खुद से, यानी कि स्व अध्ययन बोल सकते हैं। इंट्यूसिव डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होगा, स्व अध्ययन करके हम पता लगाएं कि उसमें मशीन में की क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपका पार्ट हो जाएगा स्वतः बोल सकते हैं, स्वतः ज्ञान युक्त निवारण विधि बोल सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है सेल्फ डायग्नोसिस फंक्शन मेथड। सेल्फ डायग्नोस्टिक फंक्शन मेथड को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, स्वतः निवारण क्रिया विधि, यानी कि सेल्फ डायग्नोस्टिक फंक्शन मेथड। नेक्स्ट आपका जो मेथड है दैट इज़ अ प्रोग्राम टेस्टिंग टूल, प्रोग्राम टेस्टिंग मेथड बोल सकते हैं या प्रोग्राम टेस्टिंग टूल विधि बोल सकते हैं। उसके बाद द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स कंपैरिजन टूल, नेक्स्ट मेथड है आपका इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स कंपैरिजन टूल, यानी कि विद्युत प्रचालन समानता टूल।
उसके बाद नेक्स्ट जो डायग्नोसिस टूल है वो आपका पीएलसी डायग्नोसिस टूल है। पीएलसी डायग्नोसिस का मतलब होता है स्टूडेंट्स निवारण, तो पीएलसी निवारण टूल। उसके बाद आपका है प्रिंसिपल एनालिसिस टूल, यानी कि प्रिंसिपल विश्लेषण टूल बोल सकते हैं, सैद्धांतिक विश्लेषण टूल। तो ये सारे मेथड हैं, 6 मेथड की सहायता से हम मशीन में जो खराबी आती है, जो समस्याएं होती हैं, उसको हम चेक करते हैं और निवारण करते हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे स्टूडेंट्स। तो इंट्यूसिव डायग्नोस्टिक मेथड जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? that is the this method is one of the basic method of the fault detection in CNC मशीन। यानी कि जो CNC मशीन होती है उसमें जो बेसिक सबसे बेसिक मेथड होता है ये इंट्यूसिव डायग्नोस्टिक मेथड ही है, ताकि हम CNC मशीन में जो समस्या है, फॉल्ट है, उसको चेक कर सकते हैं। और ये किस पे आधारित होता है? सेंसर्स पे आधारित होता है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वेज, इसमें 4 तरीके से हम इंट्यूसिव डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। नंबर 1 इज विजुअल डायग्नोसिस और बाय वॉचिंग। यानी कि विजुअल डायग्नोसिस का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? हिंदी में बोले अगर तो दृश्य निवारण विधि, यानी कि हम खुद से देख के, यानी विजुअली देख कर, या कह सकते हैं आँखों से देख कर हम उसमें जो प्रॉब्लम है उसको हम पता लगा सकते हैं। वो एक मेथड है इंट्यूसिव डायग्नोस्टिक का। उसके बाद दूसरा है लिसनिंग डायग्नोसिस मेथड। लिसनिंग डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? सुनने के कारण निवारण विधि। सुनने के कारण निवारण विधि मतलब कि CNC मशीन में उसकी आवाज़ को सुन के उसमें जो प्रॉब्लम है उसके हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी समस्या आ रही है। उसके बाद स्मेलिंग डायग्नोसिस मेथड, यानी कि सूंघने निवारण विधि। सूंघना निवारण विधि में क्या होता है? हम सूंघ के, यानी कि स्मेल करके मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम पता लगा सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट है टचिंग डायग्नोसिस मेथड। टचिंग डायग्नोसिस मेथड में क्या होता है? हम छूने के द्वारा जो यानी विधि होती है, यानी छू कर हम मशीन को पता लगा सकते हैं कि उसमें कोई समस्या है कि नहीं है। तो ये इंट्यूसिव डायग्नोस्टिक में यानी कि स्वतः ज्ञानयुक्त निवारण विधि है, उसमें हम खुद से पता लगा सकते हैं कि मशीन में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो जो आजकल आधुनिक CNC मशीन होती है उसमें कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन लगी होती है, जिस पे हम बहुत सारे आंकड़े प्रदर्शित होते रहते हैं, जिससे ऑपरेटर को सुविधा भी हो जाती है। उसके मेथड से ये पता भी लगा सकते हैं कि ऑपरेटर चेक कर सकता है स्वतः ही कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो पुराने मेथड है ये तो पुराने मेथड है, लेकिन आजकल जो आधुनिक मशीन है उसमें स्क्रीन लगी होती है, उसमें सारा कुछ लिख के आ जाता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो बस देख कर ही ऑपरेटर पता लगा सकता है। तो आप लोग को ये मेथड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेथड है आपका सेल्फ डायग्नोसिस फंक्शन मेथड, यानी कि स्वतः निवारण क्रिया विधि। स्वतः निवारण क्रिया विधि यानी कि सेल्फ डायग्नोस्टिक फंक्शन मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है? जो CNC मशीन्स हैं वो फॉल्ट को डिटेक्ट करती है खुद से, यानी कि स्वतः ही अपने फॉल्ट को इंगित कर लेता है। दिस मेथड इन्वेस्टिगेट ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड इट शोज देयर वर्किंग कंडीशन ऑन डिस्प्ले स्क्रीन। तो इस मेथड में क्या होगा? ये मेथड क्या करता है? वो इन्वेस्टिगेट करेगा, यानी कि निरीक्षण करेगा, CNC के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरीक्षण करेगा, और वो कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी वर्किंग कंडीशन को देखेगा और उसको चेक करेगा, और उसके बाद उसको डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे कि ये आपका पार्ट जो है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इस CNC मशीन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इफ़ एनी पार्ट ऑफ द मशीन फेल्स देन इट डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। अगर कोई भी पार्ट कोई भी पार्ट फेल हो जाता है तो वो दिख जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, डिस्प्ले हो जाएगा और अलार्म सिग्नल बजने लगेगा कि ये पार्ट फेल हो गया है। तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं सेल्फ डायग्नोस्टिक फंक्शन मेथड में। स्टार्ट सेल्फ डायग्नोसिस यानी कि इसको हम बोल सकते हैं स्टार्ट सेल्फ डायग्नोस्टिक को हम क्या बोल सकते हैं? हिंदी में इसका नाम भी वही होता है, स्टार्ट सेल्फ डायग्नोसिस। उसके बाद रन सेल्फ डायग्नोसिस को हिंदी में यही बोलते हैं। और ऑफलाइन फॉल्ट डायग्नोसिस एनालिसिस, ये 3 प्रकार का होता है सेल्फ डायग्नोसिस। के बारे में डिटेल में हमको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ द प्रोग्राम टेस्टिंग टूल, यानी कि प्रोग्राम टेस्टिंग टूल की सहायता से हम चेक कर सकते हैं कि क्या जो प्रॉब्लम आ रही है। तो इस मेथड में क्या होता है? प्रोग्राम जो CNC मशीन के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम चेक करते हैं, और जो
प्रोग्राम टेस्ट कर लिए जाते हैं। टेस्टेड प्रोग्राम को हम फीड कराते हैं, यानी कि सीएनसी मशीन में डालते हैं और फिर सीएनसी मशीन को रन कराते हैं। और बाय विच एक्यूरेसी ऑफ द प्रोग्राम बिंग चेक्ड, यानी कि जो टेस्ट एक बार प्रोग्राम को हमने चेक कर लिया है, उसके बाद सीएनसी मशीन पे डाल के उसको रन कराएंगे और फिर चेक करेंगे कि उसकी एक्यूरेसी सही है कि नहीं है, उसके बारे में हम चेक करेंगे। फिर इस तरीके से हम बेसिकली ये मेथड जो होता है प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए होता है कि प्रोग्राम आपका सही है कि नहीं है। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर कंपैरिजन टूल। इलेक्ट्रिकल पैरामीटर कंपैरिजन टूल जो होता है वो एक मेथड है जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स यानी कि इलेक्ट्रिकल समस्याओं को निवारण के लिए यानी कि उसको चेक करने के लिए ये टूल का यूज़ किया जाता है। तो जो सीएनसी मशीन में वन ऑफ द फॉल्ट जो आता है, एक तरीके की जो समस्या आती है सीएनसी मशीन में, वो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर जो होता है वो होता है वोल्टेज या पावर की सप्लाई, यानी बिजली जो है उसका अनियमित होना, इंटरप्शन हो जाना उसमें, उसके कारण जो है विद्युत प्रचालन में प्रॉब्लम आती है, अनियमितता के कारण आती है। तो अप्रॉक्स जो 20% सीएनसी मशीन में जो फॉल्ट्स आते हैं वो सिर्फ इसी कारण से आते हैं कि वोल्टेज जो है यानी कि जो पावर मिल रहा है, बिजली जो मिल रही है मशीन को, वो प्रॉपर नहीं मिल रही है। अनियमित बिजली मिलने के कारण 20% फॉल्ट सीएनसी मशीन में आते हैं। और वोल्टेज जो सप्लाई कर रहे हैं, इसमें इस मेथड पे क्या करते हैं, जो वोल्टेज सप्लाई हो रही है उसको हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल रेंज ऑफ वोल्टेज कि इतना वोल्टेज होना चाहिए, और उसको कंपेयर करने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है कि ये वोल्टेज इतना आ रहा है और इतना वोल्टेज का रेंज होना चाहिए। तो उस तरीके से ऑपरेटर पता लगा सकता है कि उसमें ये वोल्टेज कम है या ज़्यादा है, उसके माध्यम से ये फॉल्ट को चेक कर सकता है। तो आप लोग को ये क्लैरिफाई हो गया होगा। तो नेक्स्ट मेथड जो हम देखेंगे दैट इज़ द पीएलसी निवारण टूल। जो पीएलसी डायग्नोस्टिक्स टूल होता है, इसका नाम क्या है, पीएलसी डायग्नोस्टिक्स टूल यानी कि पीएलसी निवारण विधि। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, हर एक सीएनसी मशीन में प्रोग्रामिंग लॉजिक सर्किट लगा होता है, जैसे वो क्या होता है पीएलसी लगा होता है। तो बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग कंट्रोल। ये किस पे आधारित होता है, प्रोग्रामिंग को कंट्रोल नियंत्रण, प्रोग्रामिंग नियंत्रण पे आधार पे होता है। विच डिटेक्ट्स द फॉल्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो बेसिकली वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के फॉल्ट को डिटेक्ट करता है एंड एक्टिव द मेथड टू रिमूव द फॉल्ट डिटेक्टेड। तो जो फॉल्ट आया है उसके मेथड को रिमूव करने के लिए जो फॉल्ट को रिमूव करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, जो विधि होती है, जो टूल होता है उसको ये एक्टिव कर देता है कि उसको ऑन कर देता है कि जो फॉल्ट आ रही है उसको वो रीचेक करके उसको रिमूव कर दे, दूर कर दे, उसको निवारण कर दे। तो ये बेसिकली पीएलसी निवारण टूल होता है। ठीक है, दैट मीन्स ये विद्युतीय जो अंग होते हैं उसको, उसके फॉल्ट को चिन्हित कर लेता है, उसको मार्क कर लेता है और उसके निवारण की जो उपयुक्त विधि होती है उसको क्रियान्वित कर देता है, उसको एक्टिव कर देता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ द प्रिंसिपल एनालिसिस टूल। प्रिंसिपल एनालिसिस जो टूल होता है स्टूडेंट्स, दैट इज़ द ये किस पे बेस्ड होता है, सेंसर्स पे बेस्ड होता है। तो सेंसर्स जो होते हैं मैकेनिकल कंपोनेंट से अटैच होते हैं सीएनसी मशीन के, वो चेक करते हैं टाइम टाइम पे कि जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। टूल पे भी कुछ सेंसर्स लगे होते हैं कि टूल सही से मूव कर रहा है नहीं कर रहा है। और जो मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं वो किस पे आधारित होते हैं, क्लोज लूप कंट्रोल पे आधारित होते हैं। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि टूल आपका सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो होता है आपका प्रिंसिपल एनालिसिस टूल होता है, ये एक मेथड होता है। तो ये सारे मेथड हमने डिस्कस कर लिए। होप आप लोग को ये सारा कुछ क्लैरिफाई हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो तो लेंदी हो ही जाएगी, बट एक लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस कर लेंगे तो आपका हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे। तो लास्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द कॉमन प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज़ इन द सीएनसी मशीन। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम की बात करें तो ये, अगर ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ही लिखने को एग्ज़ाम में ज़्यादातर अधिकतर आती हैं। तो कॉमन जो प्रॉब्लम्स आती हैं सीएनसी मशीन में उसका निवारण क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने कंपैरिजन करके एक टेबल के फॉर्म में बनाया है 8 तरीके से। तो पहला है आपका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है किस टाइप की प्रॉब्लम है उसका विवरण। उसके बाद प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, उसके बाद उसका कॉज क्या है यानी कारण क्या है, उसके बाद उसका प्रिवेंशन क्या है, निवारण क्या है।
तो विवरण, समस्या, कारण और निवारण, दैट मीन्स डिस्क्रिप्शन, प्रॉब्लम, कॉज एंड प्रिवेंशन। तो पहला जो प्रॉब्लम है दैट इज द एक्सिस फॉल्ट इन ट्रांसवर्स मूवमेंट, यानी कि अक्ष जो है आपका वो परिता गति में विफल हो गया है, यानी कि एक्सिस फॉल्ट इन ट्रांसवर्स मूवमेंट इसको बोलते हैं। तो इसमें इस समस्या, इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या होता है, जो एक्सिस होती है वो रिवॉल्व करना बंद हो जाती है, बंद कर देती है, एक्सिस स्टॉप रिवॉल्विंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड नो अलार्म बस, यानी कि किसी एक निश्चित स्थिति में एक पर्टिकुलर कंडीशन पे क्या होता है, जो अक्ष है अपना, एक्सिस जो है अपने परिता घूमने में विफल हो जाती है, वो काम करना बंद कर देती है, घूमना बंद कर देती है, और साथ ही साथ अलार्म भी नहीं बजता है। तो ये कहलाता है एक्सिस फॉल्ट इन ट्रांसवर्स मूवमेंट, यानी एक्सिस जो है वो रिवॉल्विंग एक्सिस रिवॉल्व करना बंद हो जाती है। ये किसके कारण होता है, इसका कारण क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू फॉल्ट इन टैकोमीटर, यानी टैकोमीटर में अगर कोई समस्या आती है, गड़बड़ी आती है, उसके कारण होता है। इलेक्ट्रिकल मोटर या ड्राइव या कनेक्टिंग टेबल में, ये सारे तत्वों में अगर कोई समस्या आती है, पार्ट्स में कोई समस्या आती है, गड़बड़ी आती है, तो उसके कारण ये एक्सिस स्टॉप कर देती है, रिवॉल्व करना, घूमना बंद कर देती है। तो इसको हम प्रिवेंस कैसे करेंगे, इसका निवारण कैसे करेंगे, जो भी ओल्ड या फॉल्टी सिग्नल केबल होते हैं उसको हम नए सिग्नल से नए सिग्नल केबल, यानी कि समस्या को दूर करने के लिए हम सिग्नल केबल को बेसिकली क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, यानी कि जो पुराना केबल लगा होता है सिग्नल केबल, उसकी जगह हम बदल के नया सिग्नल केबल लगा देते हैं। उसके बाद आपका है नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है दैट इज़ अ मैकेनिकल फेलियर इन फीड शाफ्ट एक्सिस। जो फीड शाफ्ट एक्सिस है उसका यानी कि भरण शाफ्ट, यानी फीड शाफ्ट जो होता है, भरण शाफ्ट अक्ष में यांत्रिक विफलता। तो मैकेनिकल फेलियर इन फीड शाफ्ट एक्सिस, यानी कि यांत्रिक अक्ष में यांत्रिक विफलता बोल सकते हैं। तो ये किसके कारण होता है, इसका समस्या क्या है, पहले तो हम देखेंगे। तो अनयूजुअल मोशन और डिस्प्लेसमेंट अबाउट वाई एक्सिस, यानी कि वाई अक्ष के अबाउट अचानक से असामान्य गति होने लगना या फिर विस्थापन होने लगना। तो अबाउट वाई एक्स, यानी वाई अक्ष के सापेक्ष अगर मान लीजिए अनियमित तौर से, असामान्य तौर से गति होने लगे या डिस्प्लेसमेंट होने लगे, तो वो एक प्रॉब्लम है। वो किसके कारण होती है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल फेलियर इन फीड शाफ्ट एक्सिस। तो ये इसका कॉज क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है ड्यू टू फॉल्ट इन मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी कि यांत्रिक ट्रांसमिशन निकाय में अगर कोई विफलता आती है, कोई फॉल्ट आता है, उसके वो एक कारण होता है। अचानक से मोशन होने लगना, असमान गति होने लगना और डिस्प्लेसमेंट होने लगना। इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, उसको निवारण कैसे करेंगे, रिप्लेस द बियरिंग विथ सेम स्पेशलिटी बियरिंग, यानी कि जो बियरिंग पुरानी लगी हुई है उसको हम नई बियरिंग लगा देंगे और समान विशिष्टता वाली बियरिंग लगाएंगे, यानी सेम स्पेशलिटी उसके अंदर हो, ऐसी बियरिंग हम उस पुरानी बियरिंग की जगह दूसरी बियरिंग लगा देंगे, यानी बियरिंग को चेंज कर देंगे। उसके बाद आपका थर्ड जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज़ द मशीन ओवरलोड। थर्ड टाइप की प्रॉब्लम है, यानी कि मशीन में ओवरलोडिंग हो गई है। तो सीएनसी मशीन पे ओवरलोडिंग अलार्म लगा होता है, लेकिन फिर भी ये ओवरलोडिंग की समस्या आ जाती है। इट ऑकर्स इवन यूज़ ऑफ ओवरलोडिंग अलार्म। ओवरलोडिंग अलार्म लगे होने की वजह से भी कभी कभी अलार्म बजता नहीं है और ओवरलोडिंग की समस्या आ जाती है। और ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, ड्यू टू इरेगुलरिटी इन ऑफ करेंट, ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ द करंट इन जेड एक्सिस मोटर, यानी कि जो आपका जेड अक्ष मोटर में जेड अक्ष करंट में अनियमित करंट जो हो जाती है उसके कारण ये होता है, यानी कि ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ द करंट इन जेड एक्सिस मोटर, ने जेड एक्सिस मोटर में अनियमित करंट प्रोड्यूस पहुंचती है, तो उसके कारण ये ओवरलोडिंग हो जाती है मशीन में। ठीक है, तो एडजस्टमेंट ये कैसे हम इसको निवारण कैसे करेंगे, यानी कि स्क्रू जो होता है उसमें लगा होता है या नट लगा होता है, और साथ ही साथ जो गाइडवेज लगे होते हैं जेड एक्सिस में, उसको हम एडजस्ट कर दें, उसको हम क्या कर दें, समायोजित कर दें एक दूसरे में, उसके वजह से ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका प्रॉब्लम होता है दैट इज़ द वाइब्रेशन फॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं कंपन विफलता। कंपन विफलता जो होती है स्टूडेंट्स, वो कैसे क्या प्रॉब्लम होती है कि जेड एक्सिस में अचानक से कंपन होने लगना, वाइब्रेशन होने लगना। और इसका कॉज क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू द एडवर्स पल्स एनकोडर, यानी कि जो एडवर्स पल्स एनकोडर होता है उसमें यानी पल्स एनकोडर में कह सकते हैं, उसमें पल्सेस जो है गलत एनकोडर की से निकलने लगती है, उसकी वजह से ये कॉज आता है। तो ये इसको निवारण कैसे करेंगे,
जो आईसी लगा होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट लगा होता है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं और जो सर्किट को रिप्लेस करने के बाद एनकोडर को फिर से इंस्टॉल करते हैं, तब आपकी ये वाइब्रेशन फॉल्ट की समस्या दूर हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट टाइप का फेलियर है, नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है, दैट इज़ द ड्राइव फेलियर। ड्राइव फेलियर क्या होता है, हिंदी में बोल सकते हैं ड्राइव विफलता। इसके कारण क्या होता है कि मशीन जो है अपने आप मतलब मशीन अपने आप चालू हो जाती है। ठीक है, मशीन स्टार्ट ऑन सेल्फ, तो ड्राइव फेलियर के कारण होता है। ये इसका कारण क्या होता है, ड्यू टू द फेलियर ऑफ द सर्वो मोटर, यानी मशीन में सर्वो मोटर फेल हो गया तो मशीन अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद इसको हम इसका निवारण कैसे करेंगे, इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को, फ्यूज़ इज़ बीइंग रिप्लेस्ड। उसमें जो फ्यूज़ लगा होता है मोटर में, उसको हम चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो समस्या है, प्रॉब्लम है, दैट इज़ द लुब्रिकेशन ऑयल प्रेशर लो, यानी कि जो आपका लुब्रिकेशन ऑयल प्रोड्यूस दे रहे हैं उसका एयर प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है और मशीन काम करना बंद हो जाती है। अब इसका कॉज क्या होता है, अनियमित सप्लाई ऑफ ऑयल, यानी कि इरेगुलर सप्लाई ऑफ ऑयल, यानी कि ये कह सकते हैं जो तेल हम डालते हैं वो अनियमित सप्लाई के कारण होता है उसमें। और इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, रेगुलर सप्लाई करें लुब्रिकेशन ऑयल की। ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप का प्रॉब्लम है, दैट इज़ द पार्ट फिनिशिंग टूल लो। इसका मतलब क्या होता है, निम्न पार्ट परिष्टीकरण, पार्ट फिनिशिंग टू लो, यानी टू लो, लो का मतलब क्या, टू लो नहीं है, टू लो है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये टूल गलत लिखा हुआ है। तो पार्ट फिनिशिंग टूल हो, यानी कि जो पार्ट हम मशीन से बन रहा है उसकी फिनिशिंग बहुत ही कम है, अच्छा फिनिश नहीं दे रहा है। ठीक है। तो ये कैसे होता है, इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि जो टॉलरेंस जोन होता है, यानी एक जोन होता है कि जिसके अंदर ही फिनिशिंग होनी चाहिए, तो टॉलरेंस जोन के बाहर होता है ये पार्ट आपका जो निकलता है, तो वो एक टाइप की प्रॉब्लम है। और ये कैसे होता है, जो आपका कटाई टूल होता है, कटिंग टूल अगर रप्चर हो जाए, उसमें टूट फूट हो जाए, तो उसकी वजह से फिनिशिंग अच्छी नहीं आ पाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि या तो हम रिकैलिब्रेट करें टूल को, फिर से घुसाई घुसाई करके उसकी टिप को अच्छे से मेंटेन करें, या फिर नया टूल बदल दें। तो इस तरीके से हम उसका निवारण कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम जो आता है, दैट इज़ अ टूल गेटिंग टू हॉट, यानी कि टूल जो है अति तप्त होना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाना। तो इसमें क्या होता है कि टूल गेट्स हाई टेम्परेचर, उसमें उच्च तापित हो जाता है टूल, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। ये क्यों होता है, ड्यू टू द इरेगुलर फ्लो ऑफ द कूलेंट, यानी कि कूलेंट के अनियमित प्रवाह के कारण, यानी कि ड्यू टू इरेगुलर फ्लो ऑफ कूलेंट, कूलेंट की सप्लाई टाइम टाइम पे हो रही है लेकिन नियमित तरीके से नहीं हो रही, कभी हो रही कभी नहीं हो रही है, तो उसके कारण से ये समस्या आती है। तो उसको हम निवारण करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल रेगुलर कूलेंट ऑफ फ्लो ऑफ रेट लगाए सप्लाई करेंगे, यानी कूलेंट को नियमित तौर से हम सप्लाई करते रहेंगे। तो इस तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और टूल हीट नहीं होगा, हॉट नहीं होगा। तो होप आप लोग को ये 8 समस्याएं समझ में आ गई होगी और ये क्लियर हो गया होगा। और इसका एक जो मैंने हिंदी में ये सारा चीज़ लिखा हो, इसका इंग्लिश में लिखा हो, ये सारी चीज़ें मैंने हिंदी में भी शो कर रखी हैं, आप इसको देख सकते हैं। अच्छपरिता में विफलता, ये सारे की चीज़ें तो ये मैं शो कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप समझ सकते हैं, नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं, तो देख सकते हैं स्टूडेंट। तो आप लोग को ये क्लैरिफाई हो गया होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हमने पार्ट 2 में, चैप्टर 5 के पार्ट 2 में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और थम्स अप बटन को दबाएं और साथ ही साथ घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।